साल 1948 की बात है। मैं उन दिनों कलकत्ता शहर में रहता था। मेरा मुख्य काम था भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर व्यक्तिगत रूप से शोध करना। मेरे एक अच्छे दोस्त थे जिनका नाम मैंने अविरल राय रख दिया है। अविरल राय मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी जाने माने थे और उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक ऊंचे पद पर थे। एक शाम जब मैं कैनिंग स्ट्रीट से गुजर रहा था तब अविरल राय से अचानक मुलाकात हो गई। काफी समय बाद मिले थे तो उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि मैं इतने दिन कहाँ था। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया और अपनी बात कहने लगे। अविरल राय ने बताया कि उन्हें अपने छोटे मकान में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें पिछले महीने अलीपुर में एक मकान देखा था। वो मकान उन्हें पसंद आ गया, जो कम से कम 200 साल पुराना रहा होगा। हालांकि लगातार मरम्मत होने की वजह से वो उतना पुराना दिखता नहीं था। पहले उसमें अंग्रेज अफसर रहा करते थे, इसलिए कमरे विदेशी ढंग से सजे हुए थे। वो मकान हवादार और आरामदायक भी था। उन्होंने तुरंत 3 महीने का किराया पेशगी देकर उसे ले लिया, लेकिन चौथे ही दिन उन्हें वो मकान छोड़ना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतना अच्छा और आरामदायक मकान क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कलकत्ता में ऐसा मकान मिलना बहुत मुश्किल था। इस पर अविरल राय ने जवाब दिया कि सच बात यह थी कि उस बड़े से हवेली नुमा मकान में एक कमरा था जो बिल्कुल खाली था। वो जब भी उस कमरे के पास से गुजरते थे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई या सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन एक अजीब से डर के कारण उनका पूरा शरीर सिहर उठता था। चौथे दिन उन्होंने मकान के रखवाले करने वाली एक बुढ़िया को बुलाया और उसे मकान की चाबी थमाते हुए कहा कि उन्हें यह मकान ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वे इसे छोड़ रहे हैं। बुढ़िया ने रूखे स्वर में कहा कि वो इसकी वजह जानती है। उसने बताया कि अविरल राय बाकी सब किराएदारों से ज्यादा दिन टिके। ज्यादातर लोग तो दूसरे दिन मकान छोड़कर भाग खड़े होते थे और उनसे पहले कोई भी किराएदार 3 दिन से ज्यादा नहीं रुका। बुढ़िया को लगा कि मकान के रहने वाले उन पर काफी मेहरबान थे। आश्चर्यचकित होकर अविरल राय ने पूछा कि वे कौन लोग थे। बुढ़िया ने कहा कि वे वही लोग थे जो उस मकान में रहते थे। उसने कहा कि वे भूत प्रेत जिन या और कुछ भी हो सकते थे, लेकिन वे कई थे और उनमें काफी ताकत भी थी। उस बुढ़िया ने इतनी गंभीर और भयानक आवाज में यह सब कहा कि अविरल राय उसके बाद उससे और बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अविरल राय की यह बात सुनकर मैं बहुत उत्सुक हो गया। मैंने हंसकर उनसे पूछा कि क्या वे भूत प्रेत से डरते थे। उन्हें इतना अजीब अनुभव हुआ था, फिर भी वे इतना क्यों डर गए थे। इस पर अविरल राय थोड़ा झेंपते हुए बोले कि ऐसी बात नहीं थी, दरअसल उन्हें अपनी पत्नी के कारण मकान छोड़ना पड़ा था। उनकी पत्नी बहुत डरपोक और कमजोर दिल की थी और उसी के बार बार कहने पर उन्हें वो मकान छोड़ना पड़ा था। मैंने सहज भाव से कहा कि अगर वे इजाजत दें तो मैं उस रहस्यमयी मकान में कम से कम एक रात जरूर बिताना चाहूंगा। कहने की जरूरत नहीं, अगले दिन मैं अलीपुर के उस रहस्यमयी मकान में अपना सामान लेकर पहुंच गया। उस जमाने में अलीपुर का इलाका आज की तरह इतना भरा पूरा नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई रहती थी। गिनती के 50-60 ही मकान थे और वे भी काफी पुराने। वो रहस्यमय मकान अलीपुर में एक सुनसान जगह पर था। पास ही 1-2 चाय की दुकान थी और एक बंगाली का छोटा सा होटल था, जहां चाय के अलावा दोनों वक्त का खाना भी मिलता था। मकान अंदर से बंद था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तभी उस होटल का एक छोटा नौकर जो जूठी प्लेटें धो रहा था मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं किसी से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि ये मकान किराए पर देने के लिए खाली है। नौकर ने जवाब दिया कि मकान खाली तो है, लेकिन इसकी रखवाली करने वाली एक मुस्लिम औरत पिछले हफ्ते मकान में मरी हुई पाई गई थी। उसकी मौत बेहद दर्दनाक हादसे से भरी हुई थी। उसने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी, जिसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। मुंह खुला था, आंखें बाहर को निकली हुई थीं और मुंह से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैला पड़ा था। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा कि साहब, मकान भुतहा है और अब तो और भी लोग इसमें रहने के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने पूछा कि इस मकान का मालिक कौन है। उसने बताया, नवाब शमसुद्दीन खान बहादुर। नवाब साहब कहाँ रहते थे पूछने पर नौकर ने बताया कि उनका लेक रोड पर बहुत बड़ा आलीशान मकान है और वे वहीं रहते हैं। उनके पास काफी जमीन जायदाद और बेशुमार दौलत थी। ये जानकारी मेरे लिए काफी थी। मैंने 1 रुपया जेब से निकालकर उस नौकर को इनाम दिया और उसी समय नवाब शमसुद्दीन खान बहादुर के घर जा पहुंचा। संयोग से वे घर पर ही थे।
उनके चेहरे से बुद्धिमत्ता झलक रही थी और बातचीत करने का ढंग भी बहुत शिष्ट और आकर्षक था। जब उन्हें पता चला कि मैं भूत प्रेत के रहस्यमय विषयों पर शोध कर रहा हूं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मकान मेरी खिदमत में हाजिर है, मैं जब तक चाहूं उसमें रह सकता हूं, और किराए की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस समय वो मकान बहुत बदनाम था और अगर मैं मकान के रहस्यों का पता लगा लूंगा तो उल्टे वे ही मेरे शुक्रगुजार होंगे। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि नवाब साहब की पत्नी अब नहीं थी। औलाद के नाम पर उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था अफरोजा बेगम। जब मैंने पहली बार अफरोजा बेगम को देखा तो देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत थीं कि शब्दों में उनके सौंदर्य का वर्णन मुश्किल था। मुझे लगा जैसे अजंता एलोरा की गुफा की कोई अप्सरा मेरे सामने साकार हो गई हो। मैं जाने कब तक मुग्ध होकर उनकी तरफ देखता रहा। मैंने नवाब साहब से पूछा कि उनका ये मकान कब से मनहूस हो गया। उन्होंने कहा कि ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है, पर उन्हें इतना जरूर याद था कि बहुत सालों से इसका यही हाल है। थोड़ा रुककर नवाब साहब ने आगे बताया कि सच तो ये था कि ये मकान उनके चचा का था। आज से 40 साल पहले उनके चचा ने इसे मुर्शिदाबाद के किसी नवाब से मामूली दामों में खरीदा था। उस जमाने में ये मकान कलकत्ते में नूर महल के नाम से जाना जाता था। चचा से ही सुना था कि नवाब साहब बहुत अय्याश तबीयत के थे। उन्हें शराब और शबाब दोनों का बेहद शौक था। रोजाना रात को नवाब साहब की महफिल नूर महल में लगती थी। नवाब साहब कमसिन तवायफों के घुंघरों की मधुर आवाज, शराब की महक और बेला, जूही, चमेली के फूलों की सुगंध में डूबे रहते थे। ये सब शाम होते नूर महल के कोने कोने में फैलने लग जाता था। कुछ दिनों बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। बर्मा पर जापानियों के हमले का असर बंगाल पर भी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि नवाब साहब को नूर महल के अलावा बंगाल में मौजूद अपनी तमाम जायदादों को एक एक करके बेचना पड़ा। नवाब साहब के चचा की कोई औलाद नहीं थी। जब वे गुजरे तो उनकी जायदाद संभालने के लिए नवाब शमसुद्दीन को लाहौर से कलकत्ता आना पड़ा। यहां आने पर उन्हें यह मकान इसी तरह सूना मिला और पता चला कि उसमें रूहों का डेरा है। उन्हें ये बातें काल्पनिक और मनगढ़ंत लगी। उन्होंने मकान की मरम्मत करवाई, रंग रोगन करवाया, नए ढंग के फर्नीचर से सजाया और एक अंग्रेज अफसर को किराए पर दे दिया। लेकिन वो ज्यादा दिन टिक न सका। 1 सप्ताह बाद ही भाग खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बताया कि मकान काफी भयानक है और रहने के काबिल नहीं है। उसके बाद से किराएदारों के साथ यही सिलसिला शुरू हो गया। कोई भी किराएदार 1 सप्ताह से ज्यादा ठहर ना पाता था। नतीजा ये हुआ कि मकान पूरी तरह बदनाम हो गया। नवाब साहब ने अंत में अपनत्व भरे स्वर में कहा कि अगर वे मेरी सलाह माने तो वे यही कहेंगे कि मैं रात को मकान में बिल्कुल ना रहूं। हो सकता है कि जान का कोई खतरा पैदा हो जाए। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे इस मामले में बहुत दिलचस्पी है। मैंने कहा कि मैं खतरों के बीच ही पला हूं और भूत प्रेत और खतरनाक से खतरनाक जिन्नों से मेरा सामना अब तक कई बार हो चुका है। मैंने कहा कि आपके इस भुताहे मकान में रहने से भी मुझे अपने दिल की मजबूती पर पूरा भरोसा रहेगा। नवाब साहब ने एक बार मेरी ओर गहरी नजर से देखा और फिर मकान की चाबी मेरे हवाले कर दी। कहने की जरूरत नहीं, उसी दिन मैंने उस भुताहे मकान में अपना डेरा जमा लिया। जब मैं रात बिताने के लिए पहली बार मकान में पहुंचा तो मेरा नौकर देवा दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार करता हुआ मिला। देवा उड़ीसा का रहने वाला था और काफी हिम्मत वाला था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मुझे देखते ही देवा बोला कि साहब, मकान तो हवादार और आरामदायक है, लेकिन बिजली ना होने से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा कि वो सुबह से इस मकान में है, क्या उसने अभी तक कोई अजीब बात देखी या सुनी है? देवा ने कहा कि हाँ साहब, मकान कुछ अजीब जरूर है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने पूछा क्या क्या? उसने बताया कि उसे कई बार मकान के निचले हिस्से में तो कभी ऊपर के हिस्से में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती रही है। उसे 2-3 बार ऐसा भी लगा कि जैसे कोई उसके कानों के पास ही फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। इसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा सुना था। मैंने पूछा कि क्या वो डरा तो नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं साहब, इसमें डरने की क्या बात है। यह सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि चाहे जो हो, ये उड़िया नौकर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नवंबर का महीना था। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी और हवा में नमी थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था। हल्के बादलों के सफेद टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे।
शुक्ल पक्ष की एकादशी का चांद बादलों की ओट से बाहर निकल आया था और चारों तरफ चांदी सी चांदनी बिखरी हुई थी। मकान के ऊपरी हिस्से में मैंने अपने लिए एक कमरा ले लिया था। कमरा काफी लंबा चौड़ा और हवादार था। 3-4 बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थीं, जिनमें से होकर हवा अंदर आ रही थी। कुछ देर तक मैं खिड़की के पास खड़ा रहा और बाहर फैली चांदनी का आनंद लेता रहा। तब तक देवा मेज पर खाना लगा चुका था। खाना खाने के बाद मैं आराम से पैर फैलाकर पलंग पर लेट गया। मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था, जिसका एक दरवाजा मेरे कमरे में भी खुलता था। देवा ने अपने सोने के लिए उसी कमरे में इंतजाम किया था। वो भी खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। मुझे नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं जागता रहा। कभी कभी पलकें झपक जाती थीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में अजीब ढंग से गहरी सांसें ले रहा है। निश्चित ही वे किसी इंसान की सांसें नहीं थीं। और तभी मुझे कमरे के पास एक बड़ा सा पीला प्रकाश दिखाई दिया, जो एक मनुष्य के आकार के बराबर था। वो कुछ देर तक तो अपनी जगह पर स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पल भर में वो प्रकाश एक छोटी सी गोली के रूप में बदल गया। प्रकाश की वो रहस्यमयी गोली बहुत देर तक कमरे में चारों तरफ उछलती कूदती रही, फिर अचानक गायब हो गई। उसी के साथ एक और अजीब घटना घटी, जिसकी मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक अपने कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोलकर देवा बाहर निकला। उस समय उसके चेहरे पर डर का भयानक भाव था, ऐसा भाव जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। वो मेरे बगल से तेजी से निकल गया और फुसफुसाते हुए बोला, भागिए साहब भागिए, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा लगा जैसे वो आवाज देवा की नहीं थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर मकान के मुख्य फाटक के पास पहुंचा। फिर उसने उस बंद फाटक को झटके से खोला और बेतहाशा बाहर भागा। मैंने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसने मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं उस भुतहे मकान में अकेला रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि देवा किस बात से इतना डर गया था, कौन उसका पीछा कर रहा था। मैंने एक टॉर्च लेकर पूरे मकान का चक्कर लगाया, मगर मुझे कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई नहीं दी। मैं अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। देवा भाग चुका था, पर हवेली अब भी जाग रही थी। उसकी दीवारें कुछ कहना चाहती थीं, कुछ ऐसा जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। जुड़े रहिए रात फ्लिक्स के साथ। अभी कहानी बाकी है। मिलते हैं अगले भाग में।